बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। सबसे पहले तो आपको ये इत्तला देनी थी कि पिछले कोई 15-20 दिन मैं गैर हाज़िर रहा हूँ। उसकी बुनियादी वजह आपको बतानी बड़ी ज़रूरी है। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि प्रोफेशनली बिल्कुल ये ठीक नहीं था कि किसी किस्म का कोई वीलॉग या कोई इंटरव्यू आपके साथ शेयर नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि मुझे और मेरे घर वालों को कोविड था और कोविड की इस बीमारी से हम 15 दिन एक आइसोलेशन में रहे और 15 दिन गुजरने के बाद फिर हमने कोविड का टेस्ट करवाया तो अल्लाह की मेहरबानी थी कि वो कोविड जो पहले पॉजिटिव था 15 दिन गुजरने के बाद जब करवाया गया तो वो नेगेटिव हो चुका था। पीसीआर टेस्ट करवाया तो वो नेगेटिव था। तो बुनियादी तौर पे ये कोई 20-22 दिन के बाद आपसे दोबारा ये पाकिस्तान की इकॉनमी और जो पॉलिटिकल सूरत हाल है उसके बारे में गुफ्तगू है और अब इंशाल्लाह कोशिश होगी कि रेगुलरली आपको अपडेट जो है वो दिया जाता रहे। इन 15-20 दिनों के बाद और इस बीमारी से गुजरने के बाद एक तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये ओमिक्रॉन की एक नई वेव जो है और एक नया वेरिएंट जो है वो पाकिस्तान में तेज़ी के साथ फैल रहा है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप सब जो SOPs हैं उन पे अमल करें, डिस्टेंसिंग का जो है वो ख्याल रखें, मास्क पहन के जाएं ताकि आप इस ख़तरनाक बीमारी से जो है वो बच सकें। हालांकि इस वेरिएंट का उतने ज़्यादा असरात नहीं है, लेकिन अगर आपने अपनी वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई तो मेहरबानी करके अपनी वैक्सीनेशन भी करवाएं। जिस मौजू पे मैं आज बात करना चाहता हूँ वो ये है कि अब जो पाकिस्तान के इकनॉमिक इश्यूज़ हैं वो और पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो दोनों एक डिफाइनिंग मोमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। चूँकि IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसकी मीटिंग 28 जनवरी को उन्होंने रख ली है और 28 जनवरी जो है आपको पता है कि अगर वर्किंग डेज़ को उसमें से निकाल दिया जाए तो तकरीबन हुकूमत के पास नेक्स्ट वीक जो है वो आखिरी टाइम है कि जब वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बिल है वो कौमी असम्बली से पास हो चुका है और सेनेट से उसकी अप्रूवल रिक्वायर्ड है। IMF की 2 कंडीशंस थी जो कि प्री रिक्विजिट्स थी, जो प्रायर एक्शंस थे वो मुकम्मल होंगे तो ये केस जारी होगी। अब वो प्रायर एक्शंस कौन कौन से थे? एक तो मिनी बजट था, वो आपने देखा कि वो पास हो गया और उसमें कोई 343 बिलियन रुपीस के मेजर्स जो हैं वो विड्रॉल ऑफ GST और इनकम टैक्स और कुछ गाड़ियों के ऊपर टैक्स लगा के हुकूमत ने ये प्रपोज़ किया है। लेकिन जो दूसरा इम्पॉर्टेंट तरीन और कंट्रोवर्शियल तरीन बिल है वो बिल जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अमेंडमेंट बिल है। अब देखना ये है कि क्या हुकूमत ये बिल पास करवाने में कामयाब होती है या नहीं होती। और ये हुकूमत का इम्तिहान तो है ही, ये अपोजिशन का भी इम्तिहान है। चूँकि इस्लामाबाद के हलके जो है वो ये बात कर रहे हैं कि अगर उन्हें पिंडी से फ़ोन आ गया तो फिर शायद ये बिल जिस तरह से कौमी असम्बली में बलडोज करके पास करवाया गया है शायद वो सेनेट से भी पास हो जाए। लेकिन पब्लिकली जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और अपोजिशन पार्टीज़ हैं PDM में वो ये कह रही हैं कि वो स्टिफ रेजिस्टेंस देंगी इसको और ये पास नहीं होने देंगी। अगर पास हुआ भी तो वो इसके अंदर मेजर अमेंडमेंट्स जो है वो प्रपोज़ करेंगी। वो मेजर अमेंडमेंट्स कौन कौन सी हैं? वो मेजर अमेंडमेंट्स ये हैं कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग की गई है और ग्रोथ को इसमें से निकाला गया है। वो कहते हैं कि हम ग्रोथ को इसके अंदर शामिल करवाएंगे। जो फिस्कल और मॉनेटरी बोर्ड है उसको एबॉलिश कर दिया गया है, उसको जो है उसको रिवाइव किया जाएगा। इसके अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट की बोरोइंग पे पाबंदी लगाई गई है वो कहते हैं कि जंग या किसी नागहानी सूरत हाल के लिए उसको रखा जाएगा। बल्कि बेहतर तो ये कहा जा रहा है कि क्वार्टर के दौरान हुकूमत उससे कर्ज़ ले सके और बाय एंड ऑफ क्वार्टर उसको ज़ीरो कर दे।
तो इस तरह की प्रपोजल्स जो हैं, और फिर गवर्नर स्टेट बैंक को जो बड़ी यूनिक किस्म की और एब्सोल्यूट पावर्स दी गई हैं कि वो डेटा जो है वो किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का और FATF के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं, तो वो जो है वो बेसिकली उसके ऊपर भी जो है वो अमेंडमेंट्स प्रपोज करना चाहते हैं। और इसके अलावा जो 2 टर्म्स हैं 5-5 साल की, वो इसको कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये 5 साल की अगर आप करना चाहते हैं तो सिर्फ एक टर्म जो है वो होनी चाहिए। तो ये मेजर अमेंडमेंट्स हैं। अगर ये मेजर अमेंडमेंट्स सेनेट अप्रूव कर देता है, पहले तो उसकी स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, उसके बाद सेनेट के फुल हाउस में जाएगा। तो अगर सेनेट से ये अप्रूव हो जाती है तो ये बिल वापस कौमी असम्बली के पास वापस आएगा, या हुकूमत के पास ये है कि वो जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बुलाए। तो एक बड़ी ही डिफाइनिंग किस्म की सिचुएशन है। और अगर ये बिल पास नहीं होता तो क्या IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड, सवालिया निशान है ये, क्या IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 28 जनवरी को वाशिंगटन में जो होने वाली मीटिंग है उसमें पाकिस्तान की किस्त की मंजूरी देगा या नहीं देगा। तो अगर ये किस्त की मंजूरी नहीं होती तो उसके बाद क्या होगा। डिफाइनिंग मोमेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसके नतीजे में पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि इस साल डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब के बकौल $30 बिलियन की हैं, और हाफ ईयर गुजर चुका है, तकरीबन सेकंड हाफ में पाकिस्तान को कोई $8.6 बिलियन तो सिर्फ वापस करने हैं फॉरेन लोन्स का मार्कअप और प्रिंसिपल अमाउंट। और इसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट जो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, पहले 5 माह में $7.1 बिलियन हो चुका है, और जो दिसंबर के फिगर्स आने वाले हैं उसका भी मैं आपको बता दूं कि $1.5 बिलियन से कम नहीं होगा, $1.5 से $2 बिलियन के दरमियान हो सकता है। तो अगर 6 माह में ये करंट अकाउंट डेफिसिट $9 बिलियन के लगभग हो जाए तो ये वही लेवल है जिस लेवल पे 2017-18 में मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत छोड़ी थी। तो उस टाइम पूरे साल का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो $18 बिलियन था। और इसी करंट अकाउंट डेफिसिट की बुनियाद पे PTI ये कहती थी कि हमें एक बदहाल जो है वो इकॉनमी मिली है। तो जहाँ से उन्होंने शुरू किया था वहीं पे ये छोड़ के जो है वो जाने वाले हैं। और कुछ डॉक्टर इशफाक साहब कहते हैं कि IMF के प्रोग्राम की कतई ज़रूरत नहीं है, आप IMF के प्रोग्राम के लिए कोई कन्विंसिंग ना करें। उन्होंने मुझे कॉल की और कॉल करके मुझे कहा कि आप जो है वो IMF के प्रोग्राम की तरफ मुल्क को धकेलना चाहते हैं। तो मैं बिल्कुल मुल्क को नहीं धकेलना चाहता डॉक्टर साहब। मसला ये है कि अगर पाकिस्तान जो है वो IMF से जान छुड़वा ले तो ये बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन मेरा सवाल ये है जो पाकिस्तान के इकनॉमिक मैनेजर्स हैं उन पे कि मुझे अल्टरनेट प्लान बताएं। आप नेशनल सिक्योरिटी में एक जो है वो नैरेटिव जो है वो देते हैं और उसमें लिखते हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी इकनॉमिक सोवरेनिटी को कंप्रोमाइज़ ना करें। लिखने की हद तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगले 12 से 18 माह के दौरान पाकिस्तान को 45 से 50 बिलियन डॉलर्स चाहिए। डॉलर्स तो हम छाप भी नहीं सकते। कोई अल्टरनेट प्लान बताएं ना, करना क्या है। या तो हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लें, या रेमिटेंसेस को बढ़ा लें, या अपनी जो FDI है उसको बढ़ा लें। उसके तो मुझे कोई चांसेस नज़र नहीं आते। अपने दोस्तों के पास हम जाके उनके पास से भी जो सऊदी अरब ने शराइत लगाई हैं उनको सामने रखते हुए, और वो भी IMF के प्रोग्राम के साथ मुंसलिक हैं, जो $3 बिलियन डिपॉजिट्स रखे हैं उन्होंने। चाइना से हम किस हद तक रोल ओवर, पहले ही $4 to $5 बिलियन उनके पड़े हुए हैं, और उनका CPEC की अब रीपेमेंट्स भी शुरू होने वाली हैं। तो कब तक अपने दोस्तों के साथ मांगे तांगे से हम अपने मामलात को चलाते रहेंगे। अल्टरनेट प्लान बनाएं। हम सब अपने पेट पे पत्थर बांधें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर पत्थर बांधने के लिए कोई तैयार नहीं है और इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं है तो फिर बाकी कैसे पत्थर बांधेंगे। तो एक अगर पूरी कौम यकजा होके ये तय कर ले कि IMF से जान छुड़ानी है, चाहे उसकी कितनी भी कीमत अदा करनी पड़े, तो मैं समझता हूँ कि ये एक प्लान बनाया जा सकता है। लेकिन अभी फौरी तौर पे कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा, ना इस हुकूमत के पास, ना अपोजिशन की पार्टीज़ के पास। तो ये 45 से 50 बिलियन डॉलर्स कहाँ से आएंगे। अब इसके लिंकेजेस पॉलिटिकल एंगल के साथ भी हैं। ये डिफाइनिंग मोमेंट इसलिए भी है कि अगर ये IMF का प्रोग्राम नहीं होता तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होगा,
और बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस इस वजह से होगा कि अगले 6 माह के दौरान आपने 8.5 से 9 बिलियन डॉलर्स तो सिर्फ लोन्स की रीपेमेंट्स करनी है। आप फौरी तौर पे कुछ बॉन्ड्स और कुछ चीज़ें करके कुछ कर सकते हैं, लेकिन 6 माह के बाद आपके पास इंपोर्ट आपके जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं जो 17 बिलियन डॉलर्स हैं, और जो अभी वीक गुजरा है इस वीक में सिर्फ 562 मिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स गिरे हैं सिर्फ। तो ये स्पीड अगर बरकरार रहती है तो 6 माह के दौरान आपके 6 to 7 बिलियन डॉलर्स गिर जाएंगे। मैं फिर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि रुपया कहाँ पे होगा। तो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी, ये मिलकर बैठें और कोई अल्टरनेट प्लान बनाएं, चूँकि डॉलर्स तो छापे भी नहीं जा सकते। तो फिर तो कोई रोड मैप हो तो उस पर बात की जा सकती है कि वो कितना वायबल है और कितना वायबल नहीं है, लेकिन फौरी तौर पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। इसलिए मुझे ब्लेम करने के बजाय कि मैं IMF का रास्ता हमवार कर रहा हूँ, कोशिश करें हम सब मिलके कि कोई अल्टरनेट प्लान लेकर आ जाए। वरना अगर ये फुल फ्लैज बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होता है तो फिर इमरान खान साहब शायद आपका पेज फ़ौज के साथ एक भी हो, मेरे ख्याल में फिर फ़ौज भी आपसे जान छुड़ाने पे मजबूर हो जाएगी और आपका वो एक पेज फट जाएगा। तो इसलिए पॉलिटिकल सिचुएशन भी बड़ी फ्लूइड है, ये डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं। अगर इन डिफाइनिंग मोमेंट्स पे एक्शंस ना हुआ तो फिर पॉलिटिकल सिचुएशन भी और इकोनॉमिक सिचुएशन भी एक क्राइसिस की तरफ जा सकती है। तो इस दुआ और उम्मीद के साथ कि हम इस क्राइसिस को से निकल सकें कामयाबी के साथ और एक सस्टेनेबल रास्ते के ऊपर चल सकें, क्योंकि पाकिस्तान के लोग इस तरह के क्राइसिस को ना तो पॉलिटिकली और ना ही इकोनॉमिकली इस टाइम बर्दाश्त कर सकते हैं। सिर्फ यह दयानी के लिए आपको याद करा दूं कि आपका इन्फ्लेशन जो है वो 12.3 है और जब अगले महीने का आगाज़ होगा तो आप देख लीजिएगा ये 13% को टच कर चुकी होगी। तो इसका मतलब यह है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर अभी मज़ीद ऊपर जाने हैं। और मैं आज ही किसी PTI के सेनेटर का एक टिकट चलते हुए देख रहा था कि आइंदा चंद हफ्तों में महंगाई कम हो जाएगी। उनकी इस बात पे बिल्कुल यकीन ना करें। अभी 3 से 4 माह के दौरान महंगाई कम होने के कोई चांसेस नहीं हैं, चूँकि इंटरनेशनल मार्केट में वैसे ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। अगर ये प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो मैं 6 माह की बात कर रहा हूँ, अगले 3 से 4 माह के दौरान ही बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो जाएगा अगर हम IMF के प्रोग्राम में नहीं होते। तो या अल्टरनेट प्लान बना लें या IMF की टफ कंडीशनैलिटीज़ को और अपनी सॉवरेनिटी को कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाएं। तो महताब हैदर को नई व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।